गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू नॉलेज वैली। एक गुड न्यूज़ है, एफकट का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्राइटेरियाज, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, एफकट के लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एफकट का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। पहले एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन डेट आ चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या है। 15 जून 2020 से लेके 14 जुलाई 2020 तक इसका एक महीने का इन्होंने हमें दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मैं आपका एडवाइस करूँगा जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। फिर एग्ज़ाम कभी होगा इसका? 19 एंड 20 सितंबर, 2 दिन का इसका एग्ज़ाम होता है एफकेट का। बिकॉज ऑनलाइन होता है इसलिए उन्होंने 2 दिन रखा है। ठीक है, फ़ीस क्या है? 250 रुपीज़ फ़ीस है। एक अच्छा चीज़ यहाँ पे है कि जो एनसीसी में लोग हैं, जिन्होंने ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट या फिर सी सर्टिफिकेट मिला है, जो भी एनसीसी में है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनको नो चार्जेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे मैंने आपको बताया ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। ठीक है, एफकेट के अंदर 2 कमीशंस है। एक परमानेंट कमीशन होता है फॉर मेंस एंड एक कमीशन होता है जो मैन एंड वुमेन दोनों के लिए होता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन। उसका नाम क्या है? शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो हम देखेंगे इसके अंदर 2 क्राइटेरिया है। एक फ्लाइंग ब्रांच होता है और एक ग्राउंड ड्यूटी होती है, जिसमें टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों होते हैं। फ्लाइंग ब्रांच जो होता है वो 14 ईयर्स का कंटिन्यू सर्विस होता है, हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। और जो ग्राउंड ड्यूटी जिसमें टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों होते हैं, उसमें पहले 10 साल का सर्विस होता है, हम उसको 4 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। 4 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है, देख लेते कौन से किस किस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम्स ये कंडक्ट करते हैं एफकेट वाले। तो फर्स्ट है फ्लाइंग ब्रांच के लिए है टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। एनसीसी वालों के लिए फ्री एंड एक स्पेशल एंट्री, जैसे मैंने आपको बोला फ्री एंट्री, लोग डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं। और मेट्रोलॉजिकल एंट्री है। ठीक है, तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि जो ग्राउंड ड्यूटी है टेक्निकल के लिए, उसमें कोई भी इंजीनियर बैकग्राउंड का है, कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, ठीक है, या फिर जिन्होंने साइंस लिया है, कोई भी है, ठीक है, तो वो जा सकता है। और जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, इसमें कोई भी स्ट्रीम वाला अप्लाई कर सकता है, एनी स्ट्रीम। ठीक है, आर्ट्स है, कॉमर्स, और कोई भी स्ट्रीम वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एक चीज़ इस नोटिफिकेशन में, इस साल के नोटिफिकेशन एक 2 नई चीज़ मिली है हमें। इस ये बार जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर लॉजिस्टिक और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए कोई भी पोस्ट नहीं निकाली है एफकेट वालों ने। ठीक है, और एक अच्छा चीज़ है कि उन्होंने जो परसेंटेज क्राइटेरिया थे 60 to 50 कर दिया है उन लोगों के लिए जिन्होंने 12th में साइंस लिया था। और साइंस में 2 सब्जेक्ट्स थे, वो थे मैथ्स और फिजिक्स। ये 2 सब्जेक्ट जिन्होंने लिए थे, पहले क्राइटेरिया 60% आना चाहिए था, अब उन्होंने 50% उसको कर दिया है। ठीक है, और देखो यहाँ पे परसेंट रिक्वायरमेंट इन मैथ्स एंड फिजिक्स इन 12 रिड्यूस फ्रॉम 60 to 50%। ठीक है, तो बहुत अच्छा चीज़ है एफकेट वालों ने किया है। देखो ये अच्छा चीज़ क्यों है? बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको करना होता है, जो क्वालिफाइड होते हैं, बट बिकॉज ऑफ 12 में कम परसेंटेज आने की वजह से वो लोग कर नहीं पाते। ठीक है, जिन्होंने भी साइंस लिया है। फिर वैकेंसीज देख लेते हैं। देखो यहाँ पे डीप में वैकेंसीज मैंने बताने का कोशिश किया है। तो फ्लाइंग ब्रांच में जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसके अंदर 74 पोस्ट दी है इस बार एफकेट वालों ने। फिर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, जिसमें परमानेंट कमीशन में 63 है और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 42 है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में है कौन? जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आता है, जिसमें टेक्निकली कुछ काम नहीं होता। जिसमें कॉमर्स अकाउंट सेक्शन ले लो, जिसमें टेक्निकली कुछ काम नहीं होता है, ग्राउंड ड्यूटी होता है। इसमें परमानेंट 23 और शॉर्ट सर्विस में 16 है। एजुकेशन में देख लेते हैं, दोनों में 8 है, परमानेंट एंड शॉर्ट सर्विस में। एनसीसी वालों के लिए 8 पोस्ट है, अप्रॉक्स है, बढ़ भी सकती है ये हम, या फिर घट भी सकती है। और मेट्रोलॉजिकल में परमानेंट में 10 है और एसएससी में 2 है। और एक चीज़ है यहाँ पे, जो लोग ने एलएलबी किया है, लॉ किया है, उनके लिए 2 सीट रिजर्व्ड होती है। ठीक है, वैकेंसीज में हर साल 2 बार एफकेट एग्ज़ाम निकलता है साल में। ठीक है, तो दोनों एग्ज़ाम में 2 सीट हर एक नोटिफिकेशन का रजिस्टर रिजर्व्ड होता है। किसका? जिन्होंने भी लॉ किया है, लॉ में ग्रेजुएशन किया है, एलएलबी किया है बेसिकली, तो उनके लिए ये सीट्स है। ठीक है,
अभी हम देख लेते हैं एज क्राइटेरिया, कौन सा एज चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है एज का, वो देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए एज क्राइटेरिया क्या है, 20 to 24 एज ऑन 1 जुलाई 2021 तक 20 to 24 आपका एज होना चाहिए, और आपका बर्थ डेट 2 जुलाई 1997 से लेकर 1 जुलाई 2000 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, या फिर ये डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो किसके लिए, फ्लाइंग ब्रांच के लिए। ठीक है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई से लेके 1995 से लेके 1 जुलाई 2021 तक है, तो अब आप अप्लाई कर सकते हो ग्राउंड ड्यूटी के लिए, जिसमें टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों आते हैं। ठीक है, तो 20 से 26 अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हो तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हो इनडायरेक्टली। ठीक है, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 1995 से लेके 2001 तक आता है, तब आप फ्लाइंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अभी देखते हैं मैरिटल स्टेटस। एफकेट वाले बोलते हैं कि अगर 25 के आप अंडर है आपका एज, तो आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, आप अनमैरिड होने चाहिए। अगर आप उसके ऊपर है, आप शादीशुदा है, तब आप फॉर्म भर सकते हैं, बट आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ट्रेनिंग के टाइम में अकोमोडेशन नहीं किया जाएगा, ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे। ठीक है, आपके साथ ये चीज़ याद रखना, ये अलग चीज़ है। आगे जाने से एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताने से पहले मैं आपको बताऊं कौन अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, जिन पे भी क्रिमिनल केस चालू है, ठीक है, जो भी लोग जो मिलिट्री स्कूल में थे, नेवी स्कूल में थे, या फिर एयरफोर्स स्कूल, जो भी स्कूल में थे, उनको निकाला गया है बिकॉज ऑफ इनडिसिप्लिन बिहेवियर, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ने तुम्हें डिबार्ड कर दिया, जिन लोगों को भी, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते ये एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, फिर अब देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एनी ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, उसको 60% आना चाहिए, एंड मिनिमम 50% मैथ्स एंड फिजिक्स में 12th में आना चाहिए। ठीक है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में जिन्होंने बीटेक किया है, बीई किया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिन्होंने भी किया उनको 60% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और मैथ्स एंड फिजिक्स में क्या होना चाहिए, 50% से ज़्यादा। ठीक है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसके लिए भी जाता है, ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी, नॉन टेक्निकल के लिए भी। पर यहाँ पे एक चीज़ है ना, ये नहीं आता 50% क्राइटेरिया, यहाँ पे सिर्फ 60% चाहिए आपको। ठीक है, 60% चाहिए नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड को ग्रेजुएशन में। ठीक है, फिर एजुकेशनल के लिए 60% इन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आपको 50% चाहिए। ठीक है, एक और चीज़, अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वालों ने स्टार्ट किया है, एक सेकंड ना, अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने ये स्टार्ट किया है ग्रेड्स देना। ठीक है, एफकेट वाले बोलते हैं कि आपके जो भी ग्रेड्स है आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको डालने रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुंबई यूनिवर्सिटी गिव्स, अगर आपको ए ग्रेड मिला तो 75% देती है फॉर एग्जांपल, तो आपको उतना डालना है, आप अपने हिसाब से मत डालिएगा। ठीक है, वहाँ पे मेट्रोलॉजिकल एंट्री है, मस्ट बी हैव स्टडी इन मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए, ग्रेजुएट लेवल मिनिमम 55, पोस्ट ग्रेजुएट मिनिमम 50% होना चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरियाज मेट्रोलॉजी के लिए भी है। हाउ टू अप्लाई, मैंने अब यहाँ पे वेबसाइट दिया है www.fcat.cdac.in, इस पर जाइए, फिर वहाँ पे आपको मिलेगा कैंडिडेट लॉगिन। आपको लॉगिन करना है। ठीक है, जैसे आप लॉगिन करोगे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा पहले खुद को। जैसे आप रजिस्टर करोगे खुद को तो आपको एक सेल्फ जनरेटेड पासवर्ड मिलेगा, सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड मिलेगा एफकेट की तरफ से। आपको उसको डाल के न्यू पासवर्ड बना के फिर से लॉगिन करना होगा, फिर आप अपना जो नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो भर सकते हो। ठीक है,
एक और चीज़, आप कितनी बार भी फॉर्म भरो, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट आपका जो लास्ट फॉर्म होगा, जो आपने फॉर्म भरा रहेगा लास्ट, आधार कार्ड के आधार कार्ड डिटेल के साथ, ठीक है, वही है कंसिडर्ड होगा। और आपने जो भी पहले जो फॉर्म्स भरे हैं, ठीक है, जो भी एक दो गलती चेंजेस हो गई, अभी वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, सबमिट के बाद, ऑफकोर्स सबमिट के बाद चेंज नहीं होगा वो, तो फिर उसके पैसे आपको रिफंड नहीं मिलेंगे बाय द एफकेट, ये चीज़ याद रखना। फिर एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं कैसा है इनका, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न देखो, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट में 9:45 से 11:45 तक नॉर्मल एग्जाम्स रहेगा, ठीक है, हर कोई दे सकता है ये। सेकेंड शिफ्ट में जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले हैं, ठीक है, उनका रहेगा 2:15 से लेके 4:15 तक। और EKT इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होता है यहाँ पे, जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए एग्जाम दे रहे हैं उनका होगा 4:30 से लेके 5:15, 45 मिनट्स का जो टेस्ट होता है वो ही है। एफकेट में 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और 300 मार्क का होता है, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे आएगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क का, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन 3 मार्क का। नेगेटिव मार्किंग भी है, तो सोच समझ के मार्क करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। सिलेबस बताने से पहले मैं पूछूंगा सैलरी बता देता हूँ। सैलरी है 56,000 के आसपास, ओके, 56,000 है सैलरी। अच्छा सैलरी दे रहे हैं एफकेट वाले, अप्लाई करो प्लीज़। अगर आप 21 ईयर्स के हो, आपने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो बहुत अच्छा सैलरी, आप क्लियर हो गए तो। अब देखते हैं सिलेबस। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन रहेंगे, और रीजनिंग के और क्वेश्चन 35 रहेंगे, ठीक है। नॉर्मल है, हमारा 10th लेवल तक का ही है, 10th बोल सकते हैं, हम लोगों ने स्कूल में जो भी किया था उसके रिलेटेड ही है सारा। यहाँ पे किसी चीज़ का हमें PhD नहीं करना है। अगर आप कोई भी दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट है, तो आपको ये समझ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पोर्शन सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा इसके अंदर, सेम रीजनिंग। तो आपको पता चलेगा किस तरह से मार्क करना है एग्ज़ाम के अंदर, और बहुत ईजी रहता है मार्किंग सिस्टम इनका। तो रिजल्ट्स इसका जो भी है, एग्ज़ाम दोगे, इसका 45 to 50 डेज़ में इसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। अप्रॉक्स मैक्स टू मैक्स 45 डेज़ लगते हैं रिजल्ट आने के लिए, उसके अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो आपको अपना फिर से वही जो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन किया रहेगा, अगर पासवर्ड ID रहेगा, उस पर जाके आपको रिजल्ट चेक करना रहेगा अपना, और फिर एक फॉर्म आएगा, फिर से आप उसको सेंटर सिलेक्शन रहेगा, बाकी सब चीज़ें रहेंगी। तो आप जब आप फॉर्म भरोगे तब आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या क्या भरनी है, ठीक है। बहुत अच्छा नोटिफिकेशन आया, बहुत सारे पोस्ट है, इतने सारे पोस्ट है बाय द एफकेट। प्लीज़ अप्लाई फॉर द एफकेट। अच्छा एग्ज़ाम है, भर लीजिए। देखिए, मैंने आपको कोशिश किया सारी चीज़ें डिटेल में बताने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है एग्ज़ाम के रिलेटेड, फॉर्म के रिलेटेड नहीं भरने आ रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वी विल डू हेल्प यू, हम कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। जय हिंद। चलिए मिलते हैं बाद में।